उत्प्रेरक के प्रभाव तक हो गया था। अब ये देखना है कि जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर है, उस पर जो सांद्रता का प्रभाव पड़ता है वो कैसे पड़ता है। अब जितनी चीजें हम लोगों ने लिखी थी, तापमान लिखा था, सांद्रता लिखी थी, दाब लिखा था, उत्प्रेरक लिखा था, अब इन सबको एक एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? इस चीज को डिटेल में पूरा पढ़ा जाएगा। सुनो ध्यान से। सपोज करते हैं कि कोई एक रिएक्शन है, R gives P, ठीक है। पहला जो कारक है सांद्रता का, वही सांद्रता का कारक अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि सांद्रता अभिक्रिया की दर को किस तरह से प्रभावित अनामिका करती है, ठीक है। सांद्रता की दर को जो अभिक्रिया की दर को जो सांद्रता है वो किस तरह से प्रभावित करती है। तो पहले दिन एक चीज तो हमने बता दिया था कि सांद्रता जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती होती है। जैसे जिस अभिकारक की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उसकी अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सिंपल सी चीज पहले ये लिख जाते हैं, ठीक। जैसे मान लिया कोई अभिकारक है R, ठीक, इस अभिकारक का जो उत्पाद है वो है P, R gives P। सिंपल सा एक ये रिएक्शन है, कोई समस्या है इसमें? अब इसकी अगर हम अभिक्रिया की दर की बात करें तो इसकी अभिक्रिया की दर को कैसे लिखा जा सकता है, कोई बताएगा? कैसे लिख सकते हैं इस अभिक्रिया की दर को? अगर लिखना हो तो कैसे लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हाँ बोलो। डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, यानी कि इसको अगर हाँ माइनस लगाएंगे अभी, माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है, माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये चीज क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। कोई समस्या किसी को? जो स्टेटमेंट हमने दिया है कि जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, उस चीज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही है। गणितीय रूप से इसी तरह से लिखा जा सकता है, ठीक। अब जहां पर भी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है dr अपॉन dt, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाते हैं तो यहां पर एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, ठीक है, k r, ठीक। तो ये एक एक्सप्रेशन निकल करके आता है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन निकल करके आता है, एक व्यंजक निकल करके आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ, ठीक। और ये जो नियतांक है इसको क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक। क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, इसको क्या कहा जाता है? रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक। इसी का मान हम लोग देखेंगे, निकाला जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, इसकी यूनिट निकाली जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी। यही सब चीज पूनम, यही सब चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। तो जो एक कहा जाता है ना, नॉर्मल हमने एक अभिक्रिया ली R gives P, ठीक है, मतलब अभिकारक उत्पाद दे रहा है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसको किस तरह से लिखा गया है? माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर। यहां पर कोई समस्या तो है नहीं, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, जब रिएक्टेंट मतलब अभिकारक एक से ज्यादा हो जाएं तब क्या होगा? तब कौन से अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर डिपेंड करती है? बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे ये चीज तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन अभिक्रिया में ऐसा तो होगा नहीं कि एक के अभिकारक रहता है। शिवशंकर भाई, एक ही अभिकारक तो रहता नहीं है, अभिकारकों की संख्या तो ज्यादा रहती है ना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही अभिकारक हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम एक अभिक्रिया लेकर के चलते हैं, एक और अभिक्रिया A
बी सी, या अभी प्रोडक्ट ही लिखते हैं, प्रोडक्ट ए प्लस बी। कर लो, सीट एक्सचेंज करना है, नाच रहे हैं पीछे मुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो अभिक्रिया है ए प्लस बी, इस पे कितने अभिकारक हैं? पूनम बताओ कितने अभिकारक हैं इसमें? हैं? तो वही है, बड़ी खतरनाक आवाज तुम्हारी आई थी। इधर से कोई बोला था क्या? ये भी मर्दाना आवाज में बोलने लगी। आना निषाद, कितने अभिकारक हैं यहाँ पर? 2 अभिकारक हैं, ठीक। आर था तो लिख दिया कि हाँ आर के सांद्रता के समानुपाती होता है, यहाँ 2 हैं। जब 2 का केस आता है तो सिंपल सी चीज है, क्या करेंगे? तुम लोग से पूछेंगे तो टाइम जाएगा। रेट, यहाँ पर माइनस dr/dt की जगह डायरेक्ट हम रेट लिख दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं ना है। ये रेट माइनस dr/dt ही है। जहां पर जरूरत पड़ेगी, जहां पर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, वहां हम माइनस dr/dt लिख देंगे, ठीक है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब ये वाला उत्पाद नहीं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीपल। ए बी मतलब एक से अधिक अगर अभिकारक हैं तो उस अभिक्रिया की दर उनके अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक बार फिर से सुन लो बैल बुद्धियों, क्योंकि एक बार में तुम्हें तो याद होता नहीं है कोई चीज। अच्छा, सामने लिखी हुई चीज है, हम बोल रहे हैं, तो मेरा मुंह देखने के बजाय अगर इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद जब हम पूछेंगे तो देख करके बोलना होगा, बोल देना, ठीक है। एक से अधिक अभिकारक अगर रहते हैं, यहां है भी, एक से अधिक अभिकारक के केस में जो अभिक्रिया की दर है वह अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। कोई समस्या किसी को? आनंद भाई खड़े हो जाओ, बताओ जल्दी से। हेलो मोटो। हाँ, अभिक्रिया अभिकारक के अभिक्रिया के, हाँ जी वो बड़ो नालायक, किसके गुणा करोगे? हेलो मोटो। बताओ कौन बताएगा? हाँ बताओ, देख के बोलना है और कुछ है ही नहीं, यही तो बोलना है। एक लाइन की चीज है, बोलना है, हाथों से गंदे गंदे इशारे कर रहे हो बस खाली, ठीक है। बताओ नैना, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, खड़े नहीं लोग। कौन सी चीज? अभिक्रिया की दर अभिकारकों के गुणन सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा। कोई समस्या? बैठ जाओ, बहुत ठीक है। अच्छा, ऐसी भी अभिक्रिया रहती नहीं है, हमेशा देखा गया है कि कोई ना कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी रहता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने बताया था, ठीक है, वो जो ए और बी के आगे जो छोटा छोटा लगा रहता है, जैसे N2+3H2, ठीक है। तो वो जो 3 है, जो 1 है, किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनके आगे जो गणितीय व्यंजक लगे रहते हैं, वो इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे एक अभिक्रिया लेते हैं, ए बी और यहां पर प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर क्या आ गया? ए बी आ गया, ठीक है। अच्छा, यहां पर इस चीज को ऐसे लिख दिया जाए कि रेट इज इक्वल टू के
और बी। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहां चले जाते हैं? अरे ऊपर कहां? हाँ, घात में। ऊपर ना बोला करो, ऊपर में छत पे नहीं चले जाएंगे, घात में चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहां जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इसीलिए कहते हैं जो भी पढ़ाया जाने वाला है, ठीक है, जो भी तुम लोग को लगता हो कि हाँ आज ही पढ़ाई आज ही, तो उस चीज को घर से पढ़ करके थोड़ा सा आओ। बात समझ में आ रही है ना? तो चीजें थोड़ी सी समझ में आएंगी और हम पूछेंगे तो जवाब दे पाओगे। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? शंकर बाबू भी जहां या जैसे भी पढ़ते हैं वहां भी केमिकल काइनेटिक्स नहीं शुरू हुआ है, अभी नहीं पढ़े हो, अपने मन से नहीं पढ़ रहे हो, तो वो चीज कम से कम पढ़ के आ रहे, जवाब तो दे रहे हैं। ठीक है, कल संडे था, थोड़ा बहुत पढ़ लिए होते कि लगा था सालता वाला चीज पढ़ाई, तो आज पूछते तो बताते। और हम डांटते नहीं है बीच में बोलने पर कि बीच में ज्यादा एडवांस ना बोलो, पीटर पीटर ना करो। प्रतिभा, अगर आ रहा है तो बोलो, बताओ, अरे मेरी हेल्प हो जाएगी और क्या, मेरी सहायता हो जाएगी। आकाश सानी है, बताते ही नहीं, इनको आ रहा होता है पूरी चीज, केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से तैयार है, लेकिन मजाल है एक शब्द बोल दें। बोलते रहा करो, ठीक है, मदद हो जाएगी मेरी पढ़ाने में और क्या। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी। ये चीज तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक दो जगह देखा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब नर्स्ट इक्वेशन के सवाल लगा रहे थे, अच्छा वहां जब पढ़ा रहे थे, तो वो हमने बताया था कि ऐसा इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, फिलहाल इक्विलिब्रियम की ही चीज थोड़ी सी हम यहां पर बताने जा रहे हैं कि रेट ये जो है, ये अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के तो समानुपाती होगा ही, और जो गणितीय व्यंजक होंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे, वो कहां चले जाएंगे? घात पर चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब यही जो ए और बी है, स्मॉल ए और बी। ठीक है, अब हम लोग एक अभिक्रिया लेते हैं, एक ऐसी अभिक्रिया लेते हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन। शुभम भाई, एक रिवर्सिबल रिएक्शन यहां पर लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ए बी सी प्लस उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की खासियत होती है एक, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? हाँ? वो उत्प्रेरक होता है यार, कंफ्यूज हो गए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं, हाँ, जो दोनों डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। मतलब अभिकारक उत्पाद बना रहे हैं और उत्पाद भी क्या हो रहा है? अभिकारक बना रहा है, मतलब दोनों डायरेक्शन में अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे जो बारिश होती है वो एक तरह से क्या है? उत्क्रमणीय ही तो है। अरे पानी है, बन के बादल बना, बादल क्या है? फिर ठंडा होकर के पानी बना, तो एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया? तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसमें देखा जाए दो दिशाएं होती है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड में ये अभिकारक है, ये उत्पाद बना रहा है, बैकवर्ड में ये अभिकारक हो जाएगा, ये उत्पाद हो जाएगा। ठीक भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन में तो अभिकारक ये हो गया ना, उत्पाद वो हो गया। तो यहां पर देखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए पे पावर ए, बी पे पावर बी। इसको लिखा जा सकता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन या स्मॉल एफ ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू के ए टू द पावर ए और बी टू द पावर। बैकवर्ड डायरेक्शन में सिमिलरली, ठीक है, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसको के एफ से लिख दो ताकि पता चले कि जो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन का है। सी टू द पावर सी और डी टू द पावर डी। कहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में सी और डी ले लिया गया है, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में सी और डी अभिकारक का काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है मतलब दोनों दिशाओं में अभिक्रियाएं होती हैं, ध्यान से सुनना,
समझ में आ जाएगा क्लियर, ठीक है। जितने लोग को लग रहा होगा कि कान का देख फॉरवर्ड बैकवर्ड कट था, उसको समझ में आ जाएगा। शुरुआत हुई अभिक्रिया की, तो उत्पाद कितना रहा होगा रिएक्शन की शुरुआत में? 0, कुछ नहीं था। शुरुआत रही होगी तो उत्पाद कितना था? 0, बिल्कुल भी उत्पाद नहीं था। अभिकारक कितना था? मैक्सिमम। तो जो स्पीड रही होगी, ठीक है, जो गति रही होगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की गति ज्यादा रही होगी कि नहीं रही होगी? बात समझ में आ रही है ना? फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभिक्रिया की जो गति रही होगी वो ज्यादा रही होगी, क्योंकि अभिकारक ज्यादा है, ठीक। अच्छा, ये जो अभिक्रिया की दर है वो धीरे धीरे क्या होगी? कम होती जाएगी। स्पीड क्या होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अरे भैया मेरी बात सुनो ध्यान से, दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। गर्मी अब बढ़ गई है, पंखा बंद, तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। ध्यान से सुनो। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे की तरफ बढ़ती है, तो जो उस अभिक्रिया की गति है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि अभिक्रिया की जो गति है वो सांद्रता पर निर्भर करती है अभिकारक की। अभिकारक भी तो कम होता जा रहा है। अरे भाई एक गुब्बारा देखे हो, गुब्बारा फुलाओ, फुला करके ऐसे उसका मुंह बंद किए रहो, खूब बड़ा फुला के ऐसे छोड़ दो। खूब जब हवा भरी रहेगी उसमें, तो इधर सूं करते हुए इधर उधर 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 भागेगा। अब जैसे जैसे उसके अंदर हवा कम होती जाती है, क्या होता है? गिर जाता है। शुरुआत में काहे बड़ी तेज भाग रहा था? काहे कि उसके अंदर खूब हवा भरी गई। तो जितना ज्यादा रहेगा, बताया था ना, खाना जब आता है तो ज्यादा रहता है, गबर गबर आदमी खूब खा लेता है। लेकिन जैसे जैसे खाना कम होता जाता है, ठीक है, उसका अब यहां तो बढ़ता जा रहा है ना, गले तक। कहां तक? गले तक। खा लिया। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो। बंद हो गया, तो अब तुम लोग की तरफ इसका मुंह कर देते हैं। हाँ, मुंह पोछने लगे सब, मुंह पोछ लें। हाँ 1.5, ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे उत्पाद बन रहा है। शुरुआत में बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड क्या रही होगी? मिनिमम 0। लेकिन धीरे धीरे बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड बढ़ रही है कि नहीं? ध्यान से सुनना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब अभिकारक से उत्पाद बनने की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड देखें तो उत्पाद से अभिकारक बनने की स्पीड क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता तो बढ़ती है ना। बात समझ आ रही कि नहीं? अच्छा, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? उसी स्थिति को मैंने बताया था, क्या कहते हैं? साम्यावस्था। उसको क्या कहते हैं? साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड अग्र दिशा में अभिक्रिया की दर पश्चिम दिशा में अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है, समानुपाती बराबर हो जाती है। तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया, लाइट आ गई तुरंत कैमरे को। आनंद भाई एकदम मूंछों के पसीने को पोंछ पोंछ करके एकदम पूरा तैयार हो गए। वो कैमरा है। प्रियांजल भी पहले एडवांस में जमाई लेकर के बैठ गए थे। ये तो मजाल है, जिस दिन कैमरा उधर हुआ और इस दिन जमा ही न लिया। मस्त हो जाता है। ठीक, तो साम्यावस्था का मतलब क्या हो गया? साम्यावस्था का मतलब हो गया कि अग्र दिशा में जो अभिक्रिया की दर होगी वो पश्चिम दिशा में अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, सही है। अग्र दिशा में अभिक्रिया की दर पश्चिम दिशा में अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
वीडियो बंद है, चालू है? शिवानी चालू है, चालू है, चालू। पीछे साम्यावस्था पर अगर देखोगे, दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि KF A to the power A B to the power B is equal to KB C to the power C और D to the power D। अब हाथी हाथी एक तरफ, घोड़ा घोड़ा एक तरफ, सारे कांस्टेंट KF अपॉन क्या हो जाएगा, ये KB इज इक्वल टू C ये भी एक नियतांक, ये भी एक नियतांक, दोनों का अगर भाग देंगे तो वो भी एक नियतांक ही आएगा, निश्चित ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ये हो जाएगा KC साम्य स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको? साम्यावस्था स्थिरांक या साम्य स्थिरांक। ये किस चीज के बराबर होता है? किसी भी अभिक्रिया में, ध्यान से सुनना, किसी भी अभिक्रिया में जो उत्पाद हैं उनकी सांद्रता के गुणनफल का अनुपात किसके साथ? अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के साथ साम्य स्थिरांक होता है। मतलब साम्यावस्था स्थिरांक एक अनुपात होता है या साम्य स्थिरांक एक अनुपात होता है। किस चीज का अनुपात होता है? किसी अभिक्रिया के उत्पाद की सांद्रता के गुणनफल का किसके साथ? अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के साथ। और ये एक निश्चित होता है केसी। इसी केसी के मान से हमें पता चलता है कि रिएक्शन या जो उत्पाद है वो कितना बनेगा, या रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, फिलहाल इतना जो है छाप लो, इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट और है, उसको बता दिया जाए। आणविकता और अभिक्रिया की कोटि, ये दो चीजें बतानी है। छाप लो, छाप लिया तो छाप लो। पीछे बैठे बच्चे, एक डायलॉग तुम लोग को याद होगा 4-5 दिन पहले का, पढ़ा चाहे जानूम जा, दूसरी पीरियड में आप लोग को बोला गया होगा। सेम डायलॉग मैं भी बोल रहा हूँ, बस सब समझ जाओ। हमको दिखा करके कि देख लिए हैं, तब उठ के पेन से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लिख भी लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं तुम्हें कुछ नहीं आएगा। जिनको आना है उनको हम देख करके समझा दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं। तो लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देख लिए हैं तब बैठ करके, काफी खुली हुई है, पेन है, लेकिन लिख नहीं रहे। नहीं, तुमको नहीं कर, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। तुम्हें तो राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार देंगे। नालायक दिखा रहा है कि हम लिखे हुए हैं। अरे तुमसे भी पीछे है दुनिया, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तुम्हारे ही मित्र हैं एक जन, उनकी कविता देख लो तो फिर इंसानियत से विश्वास उठ जाए। पहले तो कवियां नहीं दिखेगी, लेकिन अगर देख के तब की हम बात कर रहे हैं। देखो, अब दो चीजें हम लोगों को पढ़नी है, और ये ऐसे लिख लो कि परीक्षा में आई करी, मतलब एकदम फिक्स है। बोर्ड परीक्षा में, होम एग्जामिनेशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं।
बोर्ड परीक्षा में फिक्स है, जो अब पढ़ाने जा रहे हैं वो आएगा ही आएगा। ये तो सिर्फ चीजें बता रहे थे ना कि अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब जो बता रहे हैं वो आएगा ही आएगा। मतलब बोर्ड पेपर छप चुका है और उसमें ये क्वेश्चन दे दिया गया है, ये मान के चलो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी अगर हम कल पूछें तो बता ले जाओगे? ये मुंह और मसूर की दाल, बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो गुप्ता पूनम, अब जो चीज बता रहे हैं वो है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसको हिंदी में लिख दे रहा है, परेशान ना होना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ठीक। आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि, मॉलिक्यूलरिटी तथा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी बताओगे बाबू शंकर, पता है? हाँ, आणविकता कहते हैं। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। सिंपल सी भाषा में किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या, चाहे उनसे उत्पाद बन रहा हो चाहे ना बन रहा हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे हम पूछें क्लास 12 में बच्चों की संख्या तो 197, ठीक। फिर हम बोले क्लास 12B में अच्छे बच्चों की संख्या 2, 3, वो प्रोडक्टिव नहीं है, बाकी 195। मतलब समझ रहे हो ना? वो किसी लायक नहीं है, महान लायक। पूनम, कुछ नहीं करना है उनको, बस आना है, इंटरवल टिफिन करना है, छुट्टी में चले जाना है। बात समझ आ रही ना? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले सिर्फ अणुओं की संख्या को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एक लाइन की परिभाषा है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कोलाइड करने वाले, टक्कर करने वाले। अब टकराव से जरूरी नहीं है कि उत्पाद बन ही जाए, ठीक है, बस टकराव करे, कोलाइड करे, तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, बड़े आराम से हम लोग किसी भी अभिक्रिया की आणविकता को बता सकते हैं। जैसे H2 प्लस I2 यस 2HI, इसकी आणविकता कितनी है? 2 है, 2 है, 2 है। आणविकता इसकी कितनी है? 2 है। 4 बोलने ही वाले थे, अंदर से आ रहा था 4, ठीक है शुभम भाई, यहां तक आ गया था 4। लेकिन बढ़िया, हमने एक दिन बोला है तुम लोगों से कि जिस दिन हम चप्पल पहन के आया करें उस दिन उल्टा सीधा ना बोलना। बात समझ आ रही नहीं? क्योंकि तो बड़ा आसान होता है, कुछ उल्टा सीधा बोले नहीं। शुभम भाई यहां ध्यान दो, इसकी आणविकता कितनी है? 2। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है? 2। मतलब 2 अणु भाग ले रहे हैं। कौन कौन से? एक अणु हाइड्रोजन का और कितने अणु आयोडीन के? हाँ हाँ ठीक है, हो गया। एक अणु आयोडीन का और एक अणु हाइड्रोजन का। ये तो हो गया आणविकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूलरिटी में कोई समस्या नहीं होती, देख करके हम लोग बता सकते हैं। अब आ जाते हैं अभिक्रिया की कोटि पर। ध्यान से सुनना, अभिकारक हम ले लें 50, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि कोई भी अभिकारक लिख दे रहे थे ए और बी, और लिख दे रहे थे कि जो अभिक्रिया की दर है वो ए पर भी निर्भर कर रही है और बी पर भी निर्भर कर रही है।
और ए जितना लिया गया है उतने पर निर्भर कर रही है, बी जितना लिया गया उतने पर निर्भर कर रही है। बात समझ आ रही कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभिक्रिया की दर हम 5 रिएक्टेंट लिए, 5 अभिकारक लिए हैं, हो सकता है सिर्फ 2 अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे, ठीक है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा? ये हमको देख करके नहीं पता चल पाएगा, ये एक्सपेरिमेंटली ही पता चल सकता है। बात समझ आ रही है ना? खैर तुम लोग तो ऐसे भी मेहनत नहीं करोगे, लेकिन हम फिर भी एक बात बता दे रहे हैं कि तुम लोग को अगर ये लगे कि एक अभिक्रिया देख करके हम आणविकता चलो बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अगर अभिक्रिया देख करके उसकी कोटि को बताने की कोशिश करें तो वो हम नहीं बता सकते। तो अभिक्रिया की कोटि होती क्या? ध्यान से सुनना। अभिक्रिया की कोटि वो अणुओं की संख्या होती है जिन अणुओं की संख्या पर अभिक्रिया की सांद्रता निर्भर कर रही हो। इसका अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखें, इसका अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे, रेट इज इक्वल टू के हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक। अभी तक जितना पढ़ा उसके हिसाब से ये लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? लेकिन यही चीज गड़बड़ हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। अब कहोगे कि सर जी यही तो आप केमिस्ट्री में हमेशा जो है किया जाता है, जो पढ़ रहे होते हैं अगले ही पल कहते हैं कि अभी तक जो पढ़े हो वो गलत, ठीक है। उसमें थोड़ी सी कमी थी, मतलब जो अभी तक रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिख रहे थे ना, वो कंप्लीट रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं था। रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा नहीं कि अभिक्रिया देख करके हम लोग लिख देंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन हम एक्सपेरिमेंटली ही लिख सकते हैं। जो हम लोग ए और बी वाला इसे लिख दिया था ना कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ए बी टू द पावर, ये ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, एक्सपेरिमेंटली ही उसको लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के बाद जो उनकी घात निकल करके आती है, उन घातों का जो योग होता है वही होता है अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन लिखा ए बी, ए ले लिया, बी ले लिया, प्लस सी, 3 अभिकारक ले लिए। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या? समस्या तो तब आती जब समझ में आता। और यहां पर हमने लिख दिया प्रोडक्ट, उत्पाद। तो अगर अभी तक जितना पढ़े हो उसके हिसाब से रेट वाला एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी और सी टू द पावर सी, लिख देगा आदमी से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि सांद्रता किन किन चीजों पर निर्भर कर रही है। तो यह पाया गया, ध्यान से सुनना, यह पाया गया कि ए के ऊपर निर्भर कर रहा है और सी के ऊपर निर्भर कर रहा है, मान लो, ठीक है। और ए भी जितना लिए हैं उस पर निर्भर नहीं कर रहा है, थोड़े से कम पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। और उसका मान है m। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्चुअल में क्या हो जाएगा? के ए टू द पावर m और b टू द पावर मान लो n। ये जो m और n है, ठीक है, ये a के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। जो n है वो c के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि 100 ग्राम लिए हैं तो 100 ग्राम पर अभिक्रिया की सांद्रता निर्भर करे ही करे, ठीक। तो अगर मैं कहूं अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो अभिक्रिया की कोटि तो बड़ा सिंपल है, ए बी और सी को जोड़ दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी। यही क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की सॉरी अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी, मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। मॉलिक्युलरिटी मतलब आणविकता, मतलब कितने अणु भाग लिए हैं। तो ए के ए अणु, बी के बी और सी के सी, यानी कि तीनों को जोड़ दिया जाए तो अभिक्रिया की आणविकता निकल करके आ जाएगी कि नहीं? कितने अभिकारक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकी घातों को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, क्या निकल करके आ जाएगा? आणविकता, मॉलिक्युलरिटी। लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या निकल करके आएगी? अभिक्रिया की कोटि होगी m प्लस n। ये होती है अभिक्रिया की कोटि। और अभिक्रिया की कोटि आणविकता के बराबर हो सकती है और उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में मेन डिफरेंस समझ लो, ठीक है। पहली चीज जो आणविकता होती है वो सिंपल सा क्या है? अंतर। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए। तो पहला अंतर तो समझ में आ गया, परिभाषा पहला अंतर हो जाएगा। पहला अंतर परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा क्या है? आणविकता की क्या है परिभाषा?
किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन को हिंदी में कुछ कहते हैं, देख लेना। इसको वेग समीकरण, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? वेग समीकरण। तो वेग समीकरण में घातों के योग को, ये वेग समीकरण है, इसमें रेट ऑफ एक्सप्रेशन है। वेग समीकरण में घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर कि जो आणविकता होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है, ये हमेशा एक पूर्णांक होगी। ये क्या होगी? हमेशा एक पूर्णांक होगी। अरे भाई किस चीज की संख्या है तो या तो एक होगी या तो दो होगी, यही ना होगा। अरे भाई अणुओं की संख्या है तो या तो एक अणु होंगे या तो दो होंगे या तो तीन होंगे, पौने तीन तो होंगे नहीं। समझ में आ रही बात की नहीं? मतलब वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकते। अभिक्रिया की कोटि भिन्न में भी हो सकती है। मतलब हम 100 ग्राम लेकर के चले, ठीक है, तो हो सकता है कि जो घात है वो घात सांद्रता 1/2 भी हो सकती है। वो सांद्रता क्या हो सकती है? 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है। वो सांद्रता 0 भी हो सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब हो सकता है कि किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर ही ना करे। जैसे जो अभिक्रिया है ना, ये जो अभिक्रिया है, इसकी आणविकता कितनी है? कितनी है? जोर से बोलो, कितनी है? 2। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो इस अभिक्रिया की कोटि है 0, 0 कोटि की अभिक्रिया है। क्योंकि अभिक्रिया का वेग ना तो हाइड्रोजन पर निर्भर कर रहा है ना ही आयोडीन पर, क्योंकि ये दोनों क्या है? गैसीय अवस्था में है, और गैसीय अवस्था में सांद्रता को नापा ही नहीं जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? शुद्ध गैस है ना ये सब। तो शुद्ध गैस में किसी प्योर चीज का हम कंसंट्रेशन कैसे नाप सकते हैं? अरे भाई शुद्ध चीज की कंसंट्रेशन नाप सकते हो क्या? सांद्रता हमेशा विलयन की नापी जाती है। विलयन का मतलब मिश्रण, मिश्रण का मतलब अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थों की ही सांद्रता हमेशा नापी जा सकती है। शुद्ध पदार्थों की सांद्रता हम नहीं नाप सकते। पानी रख दिए, अब पानी कहें कि ये हल्का है कि भारी है, मतलब गाढ़ा है कि हल्का है, तो नहीं बता सकते। अब उसमें 100 ग्राम चीनी डाले, दूसरी पानी 50 ग्राम चीनी डाले, तब उस विलयन को बता सकते हैं कि गाढ़ा है कि हल्का है, मतलब सांद्र है कि तनु है। दूसरा अंतर समझ में आ गया? आणविकता हमेशा पूर्णांक होती है और यह 0 नहीं हो सकती। अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक हो भी सकती है, पूर्णांक नहीं भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। 2 अंतर समझ में आ गया। तीसरा और लास्ट अंतर, हाँ बता। हाँ, अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका है कि अभिक्रिया को, आणविकता को अभिक्रिया देख करके लिखा जा सकता है। थियोरेटिकल है, पूरी तरह से थियोरेटिकल है। मतलब अभिक्रिया दिख गई तो हम उसकी आणविकता बता सकते हैं कि कितने अणु उसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि है वो एक्सपेरिमेंट करके ही बताया जा सकता है। वो एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं। वो किस तरह की राशि है? प्रायोगिक। वो प्रयोग करके ही अभिक्रिया की कोटि को बताया जा सकता है। तो 3 अंतर समझ में आ गए। पहला अंतर परिभाषा, दूसरा अंतर एक पूर्णांक है, दूसरा भिन्न भी हो सकता है, और तीसरा जो अंतर है वो क्या है कि आणविकता हम थियोरेटिकली बता सकते हैं और अभिक्रिया की कोटि बताने के लिए हमें प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ता है। तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये अगर ये 3 चीजें याद है तो ये चीज तो मैं गारंटी लेता हूं कि 70 में 2 नंबर का तो तुम लोग को तैयार हो गया। ये आएगा, आइबे करी आ चुका है। समझे? सुप्रिया मौर्य, 2 अंतर बताओ जो 3 बताएं उसमें से। घबराहट हो रही है? ये तो एक अंतर होगा। तो जल्दी बताओ, सुबह पनवेल निकलना है भैया, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, दिमाग लगा दिया इसने।
परिभाषा छोड़ के बाकी दोनों छोटे छोटे वाले अंतर बता दिया, परिभाषा नहीं बताया, रिस्क है उसमें। बताओ, तो अंतर का मतलब एक नहीं, अंतर का मतलब होता है दोनों के बारे में बताओ। ऐसे तो कह दोगे कि तो 6 अंतर हो गए। आलोक भाई, तुमसे क्वेश्चन आज को नहीं पूछे, बताओ तीनों अंतर बताओ। आराम से एक बार रिवाइज कर लो, हम समय दे रहे हैं पूरा। यू हैव बीन फाइनाइट अनटिल योर डेथ। अरे बगल में आदि भी लिखे होंगे, याद है? दिमाग में रिवाइज करके बता दो, बता। तो कैसे लिखा जा सकता है? हाँ, ये चीज बताओ, अंतर में ये चीज बताओ। अणुओं की संख्या होती है अभिकारक में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की अणुओं की संख्या होती है। और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? वेग समीकरण में घातों की संख्या का योग या घातों का योग। ठीक है, तो ये 3 अंतर याद कर लो। ठीक, अब इसके बाद अभिक्रिया की कोटि, यही अभिक्रिया की कोटि हम लोगों को आगे पूरा पढ़ना है। अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यही पाठ्यक्रम में हमारे है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं है। शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल कंफर्म है, 110% की आएगा ही आएगा, 200% एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस चैप्टर से प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर एक न्यूमेरिकल कंफर्म है, आएगा। ठीक है, उसके बाद अरेखीय समीकरण, फिर चैप्टर हमारा खत्म, कोलिजन थ्योरी, फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, यानी कि ये चैप्टर बड़े आराम से हमारा खत्म हो जाना है। ठीक है।